एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएससी यूपीएससी pdf.com पे। गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। इससे पहले हम अपने टीचिंग रिलेटेड जो अप्रोचेस थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का सेशन स्पेसिफिकली लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच के बारे में होगा। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में, कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में, साथ ही में डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से कैसे इतने सारे क्वेश्चंस बन के निकले थे। प्लस एंड में एक हम छोटा सा क्विज रखेंगे जहां पर हम आपकी नॉलेज को चेक करेंगे और आप देंगे सारे सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए फिर टाइम ना एकदम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। सबसे पहले बच्चों, हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि टीचिंग से रिलेटेड अप्रोचेस होती हैं, कि जिस तरीके से आप टीचर को सेंटर करके पढ़ा सकते हैं, आप लर्निंग को सेंटर करके पढ़ा सकते हैं, आप डिस्कवरी मतलब किसी भी चीज को सेंटर करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हम किस बारे में पढ़ रहे हैं कि आप किस तरीके से लर्निंग को सेंटर करके पढ़ाएंगे और उसके अंदर कौन कौन सी लर्निंग होगी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अब इसका नाम क्या है, लर्निंग सेंटर अप्रोच है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, लर्निंग के ऊपर रहेगा। यानी कि आप किस प्रोसेस के थ्रू, कौन सी प्रक्रिया के थ्रू बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आज हम उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पर एक तरीके से बच्चा ही केंद्रित होता है, बच्चा ही सेंटर होता है, लेकिन मेन जो फोकस है वो रखा जाता है प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पर जो टीचर होता है वो एज अ टीचर एक्ट नहीं करता। ज्यादातर मैंने आपको क्या बताया है कि जो टीचर होता है बच्चे वो फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सहायक के रूप में होता है। लेकिन जो आपकी लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच होती है वहां पर जो टीचर होता है वो को लर्नर भी होता है, यानी कि सह शिक्षार्थी होता है। टीचर हमेशा बच्चों के साथ मिलकर काम करता है ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। अब हम लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से बच्चों को किसी भी स्किल्स के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर मास्टरी हासिल होती है, यानी कि कॉम्पिटेंसी हासिल होती है। क्योंकि हमारा फोकस किसके ऊपर है, हमारा फोकस है प्रोसेस के ऊपर, कि किस तरीके से बच्चा चीजों को सीखेगा। और जब बच्चे के सीखने को हम बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो वहां पर बच्चा जिस भी चीज को सीख रहा है उसमें उसे महारत हासिल होगी, यानी कि इसकी वजह से उसे कॉम्पिटेंसी यानी कि योग्यता मिल जाएगी उस चीज को सीखने में। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोसेस तो है लर्निंग सेंटर, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका केंद्र होता है वो बच्चा है। क्योंकि जो लर्निंग है, जो अध्ययन है वो कौन करेगा, वो बच्चा ही करेगा। तो इनडायरेक्टली बात घूम फिर के वही आती है कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है। अब बच्चा ही हर चीज करेगा, बच्चा ही सेंटर है, बच्चे को हमने यहाँ पर प्राथमिकता दी। तो इससे क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, यानी कि बच्चे का रचनात्मक पक्ष बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद करके चीजों को सीखेगा। और जहां पर भी बच्चा खुद चीजों को कर सीखता है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, उसके अंदर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग चीजें करता है, तो इतनी सारी चीजें उनके अंदर विकसित हो जाती है। चलिए ये भी ठीक है। अब क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, प्रोसेस भी कैसा है, लर्निंग है। टीचर क्या है, टीचर तो साथ में रहकर काम करेगा। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लर्निंग की वो बच्चे के ऊपर आती है, यानी कि जो लर्नर है उसी के ऊपर सारा भार होता है एक तरीके से प्रोसेस का, कि देखिए इस प्रोसेस की जिम्मेवारी आप पर है। हमने आपको बता दिया है कि इस प्रोसेस के थ्रू आपको सीखना है, बाकी आप क्या करेंगे कैसे करेंगे, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चे की होगी। अब टीचर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सहायक होगा जो कि टाइम टू टाइम बच्चे को गाइड करेगा। क्लियर है इतना, आई होप सो। आगे बढ़े यहाँ से, चलिए। अच्छा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, लास्ट ईयर 2019 की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, आप चाहे किसी भी सेट पेपर को देख लेना, इतने सारे सेट हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर में से बने थे। तो साथ ही में हम अपनी क्लास में उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कहां से वो क्वेश्चन बन के आया था। चलिए, तो अब बात करते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि क्या एक तरीके से कहीं विशेषताएं होती हैं हमारी लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच की। सबसे पहले, अब बच्चा क्या है, खुद काम करता है। अब जब भी बच्चा खुद चीज को करके सीखता है तो वहां पर नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। ये मैंने आपको कंस्ट्रक्ट के जो आपकी
कंस्ट्रक्टिविस्ट थी उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि बच्चा खुद करके सीखता है, और जब बच्चा खुद चीजों को करके सीखेगा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि उस टाइम पे क्या है, बच्चे की इंक्वायरी करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि बार बार पूछ के जब बच्चा करे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो उसकी इंक्वायरी की पावर बढ़ती है, उसका कम्युनिकेशन बढ़ता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से डील करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। बच्चा जब खूब गहन अध्ययन करता है किसी चीज के बारे में, कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। नेक्स्ट, यहाँ से उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप होती है। ये पॉइंट आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपकी पहली वाली क्लासेस में। इसके बाद टीचर क्या है, इस प्रोसेस में फैसिलिटेटर होता है, ये चीज भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, इसमें टीचर और स्टूडेंट साथ में मिलकर लर्निंग करते हैं और साथ में मिलकर इवेल्युएशन करते हैं। ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि टीचर क्या है, बच्चों के साथ में रहकर उस प्रोसेस में पार्ट लेता है, ना कि एक लीडर के रूप में। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर टीचिंग और असेसमेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्या है, बच्चे को अहम भूमिका दी है, बच्चा चीजों को करेगा, करते करते खुद अपना असेसमेंट भी करेगा कि क्या मैं ये चीजें सही कर रहा हूँ या फिर मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, वहीं पर उसको इम्प्रूव कर लेगा, फिर आगे जब बढ़ेगा, जब पिछला उसका इम्प्रूव हो चुका होगा, तो यहाँ से क्या हुआ, टीचिंग और असेसमेंट दोनों ही साथ में चलती रहती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जोर दिया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को निकाला जा सके, लर्निंग को निकाला जा सके, कहां से, गलतियों से। अगर बच्चा कोई गलती करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे डांटे कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि चीज कैसी हुई, ये नहीं होता। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच कहता है कि अगर किसी बच्चे से कोई गलती हुई है, तो यानी कि उसे वहां से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, वहां से लर्निंग का जन्म होगा। जब उससे कोई गलती होगी तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा, उसकी नॉलेज का भी डेवलपमेंट होगा। तो क्या बोला यहाँ पर कि कैसे गलतियों से क्वेश्चन और लर्निंग निकल कर आते हैं। अब इस प्रोसेस में असेसमेंट क्यों होती है, ताकि हम अपनी लर्निंग में जो भी कमियां होती है उनको निकाल के टाइम टू टाइम उस पर फीडबैक देकर उसको इम्प्रूव कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है। अब कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट कैसे होता है, हम बच्चों जो हमारा जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें हम दो के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम कोऑपरेटिव लर्निंग और दूसरा पढ़ेंगे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब दोनों में की क्या है, एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर कुछ बच्चे आपस में मिलकर काम करते हैं, और जब भी आपस में मिलकर काम किया जाता है तो वहां पर सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव का डेवलपमेंट होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आपको लास्ट 2019 में क्वेश्चन बना था कि आपके लर्निंग सेंटर अप्रोच के हिसाब से क्या बातें सही हैं। तो आपको ये तीनों पॉइंट दिए गए थे और साथ में एक पॉइंट और था, आपको बताना था कि आपके कौन से पॉइंट सही हैं। तो आपके ये तीनों पॉइंट वहां पर सही थे। तो आप देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन बना था 2019 के पेपर में। क्लियर है। आगे बढ़े यहाँ से, चलिए अब मैंने आपको क्या बोला, दो प्रकार की लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच के बारे में। तो पहली है बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं सहकारी शिक्षा। अब ये कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग कहीं ना कहीं दोनों सेम सेम लगती है कि मैम क्या डिफरेंस है, इसमें भी बच्चे मिलके आपस में काम करते हैं, इसमें भी बच्चे आपस में मिलके काम करते हैं। अब देखो बच्चे तो सब मिलके काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर समझने जाओगे तो इसको तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बस सिंपल सोच लेते हैं बच्चे मिलकर काम करते हैं दोनों में, लेकिन बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों लर्निंग के बीच में। सबसे पहले हम इसके गोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कोऑपरेटिव लर्निंग के लक्ष्य क्या होते हैं। सबसे पहला इसका लक्ष्य होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर सपोज हमारा कोई भी हम प्रोसेस यूज करते हैं, कोई भी मेथड यूज करते हैं, सबसे पहला गोल हमारा क्या होता है कि बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि शैक्षिक उपलब्धि हो। हम उसे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट उसे अच्छे से समझ आ जाए। तो सेम तरीके से हमारा जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसका भी गोल हो जाएगा एकेडमिक अचीवमेंट। नेक्स्ट होगा एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी कैसे, अब मैंने आपको क्या बताया, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, आपस में मिलके साथ में काम करते हैं, और जब साथ में बच्चे काम करेंगे तो अलग अलग प्रकार के बच्चे काम करेंगे। कोई किसी का मेंटल लेवल अलग होगा, किसी का रिलीजन अलग होगा, किसी का कल्चर अलग होगा, तो वैरायटी ऑफ किड्स साथ में आके काम करेंगे।
तो यहाँ से क्या होगा, बच्चे जो है विविधता की स्वीकृति करेंगे, यानी जो डाइवर्सिटी है बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जब बच्चे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे, तो उनका सोशलाइजेशन तो होना ही है, समाजीकरण तो उनका होना ही है, तो निश्चित है। तो यहाँ से सोशल स्किल डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है। क्लियर है इतना, आपको गोल्स क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान। सबसे पहले तो ये एक स्मॉल ग्रुप अप्रोच है। इसमें हमारे 5 to 10 किड्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। हम 10 से ज्यादा बच्चे इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। साथ में मिलकर बच्चे काम करते हैं, किसी न किसी एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। मैंने पहले ही बता दिया, कभी भी बिना एकेडमिक अचीवमेंट का कोई भी प्रोसेस आपके स्कूल में नहीं होता होगा। चाहे बच्चा खेल ही क्यों नहीं रहा है, अगर आपकी टीचर ने आपको कोई गेम खिलाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका कोई एकेडमिक गोल लक्ष्य जरूर होगा। अब इसमें जो ग्रुप्स बनते हैं बच्चों, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस, अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि देखो 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस वो वाले ग्रुप होते हैं जहां पर सेम प्रकार के बच्चे होते हैं, सेम एबिलिटी के बच्चे होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपने होमोजीनियस ग्रुप बनाए हैं, तो आपने क्या किया होगा, आपने स्लो लर्नर सारे एक ग्रुप में कर दिए, एवरेज लर्नर सारे एक ग्रुप में कर दिए, और जो इंटेलिजेंट लर्नर थे, जो फास्ट लर्नर थे, आपने सारे एक ग्रुप में कर दिए। तो आपने क्या करा है, यहाँ पर जो एक एबिलिटी का पर्सन था उसको सेम एबिलिटी वाले ग्रुप में आपने रखा, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। और दूसरे होते हैं हिटेरोजीनियस। हिटेरोजीनियस मतलब कि जहां पर मिक्स होते हैं, एक ही ग्रुप में आपको स्लो लर्नर भी मिलेगा, एवरेज लर्नर भी मिलेगा, और आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला यानी कि इंटेलिजेंट फास्ट लर्नर भी आपको मिलेगा। तो बच्चों, जो आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसमें आप हेटेरोजीनियस ग्रुप्स बनाते हैं, यानी कि विषम समूह बनाते हैं। अब इससे क्या होगा, जब अलग अलग प्रकार के बच्चे एक साथ काम करेंगे, तो जो स्लो लर्नर है उसे एवरेज लर्नर से कुछ सीखने को मिलेगा, जो एवरेज लर्नर है उसे फास्ट लर्नर से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, उनका जो है डेवलपमेंट और ज्यादा होगा। अगर आप होमोजीनियस ग्रुप भी बना देते हैं तो एवरेज वाले एवरेज ही रह जाएंगे, स्लो वाले स्लो ही रह जाएंगे, तो कोई बेनिफिट इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपको कैसे ग्रुप्स बनाने हैं, हेटेरोजीनियस ग्रुप्स बनाने हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर ग्रुप ओरिएंटेड रिवॉर्ड सिस्टम होता है, यानी कि आपने सपोज बच्चों को एक टास्क दिया कि मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट, कि आपको अपनी कॉलोनी में पता लगा के आना है कि कितने लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन लग गया है। आपने 4 बच्चों का ग्रुप बनाया और आपने बोला कि जब आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो आप सबको मैं एक एक चॉकलेट दूंगी। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने ग्रुप रिवॉर्ड रखा, आपने ये नहीं बोला कि तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, तुम्हें 2 मिलेगी, तुम्हें 3 मिलेगी। आपने ग्रुप के हिसाब से रिवॉर्ड सिस्टम है, ठीक है। तो इंडिविजुअल यहाँ पर चीजें नहीं चलती हैं रिवॉर्ड के मामले में। नेक्स्ट है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, और आप कहें जिस खासियत की वजह से कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में डिफरेंस आता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, अगर सपोज 5 बच्चों का आपने ग्रुप बनाया, तो हर एक बच्चा इंडिविजुअली अपनी लर्निंग के लिए, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जैसे कि अगर आपने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया है कि आपको यहाँ पर कल एक पेड़ लगाना है, ये आपका काम है, आपका टास्क है। एक बच्चा उसमें से खाद खरीद के लाएगा, एक प्लांट खरीद के लाएगा, एक अपने घर से बकेट या फिर जो जिनसे इक्विपमेंट से हम प्लांट लगाते हैं वो लेकर आएगा। तो ये कह रहा है तो कोऑपरेटिव लर्निंग, यहाँ पर बच्चे साथ में मिलकर तो काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे का काम अलग है, यानी हर एक बच्चा अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले अपनी लर्निंग के लिए, उसके बाद ग्रुप की लर्निंग के लिए, क्योंकि जब बच्चा अपना काम पहले ठीक से करेगा तभी तो ग्रुप का काम ठीक से हो पाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो इंडिविजुअल लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये सारे काम क्यों कर रहे हैं, सारे मिलके काम कर रहे हैं प्लांट लगाने के लिए, और प्लांट लगाना क्या है, इनका एक ग्रुप रोल है। चलिए ये भी ठीक है। अब जो सक्सेस है कि काम कितना सफल होगा, ये हर एक बच्चे पर डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छा पौधा लाए, तुम कितनी अच्छी खाद लाए,
क्या तुम जितने इक्विपमेंट्स प्लांट लगाने के लिए हमें चाहिए थे, क्या तुम सारे इक्विपमेंट्स लाए हो? यानी कि काम कितना सक्सेसफुल होगा वो हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली डिपेंड करता है, ना कि पूरे ग्रुप के ऊपर। समझ आया? कोऑपरेटिव लर्निंग में साथ मिलकर तो काम हो रहा है, लेकिन हर एक बच्चा अलग अलग काम करेगा, हर एक बच्चा अलग अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो बच्चा जितना बेहतर तरीके से काम करेगा उतना ही ग्रुप गोल जो है उनका अचीव होगा। अब देखिए लास्ट ईयर आपका यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कोऑपरेटिव लर्निंग के हिसाब से क्या चीजें सही है, तो आपको ये लास्ट के 3 पॉइंट्स दिए गए थे। तो यहाँ पर आपके जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सही आंसर थे उस क्वेश्चन के। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चों कुछ हमें 5-6 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है जिनके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, पहला है आपका पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक अन्योन्याश्रयता। अब यहाँ पर क्या है, हर एक बच्चा एक दूसरे के ऊपर तो डिपेंडेंट है, यानी कि तुम कैसा पौधा लाओगे उस पर फर्क पड़ता है मैं कैसी खाद लाऊंगा। यानी कि अब प्लांट लगेगा तो हर एक बच्चा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छा पौधा ले आऊंगा तो काम नहीं चलेगा ना, तुम्हें भी अच्छी खाद लानी होगी, तुम्हें भी सारा अच्छा इक्विपमेंट लाना होगा पौधा लगाने के लिए। तो क्या हुआ, हर एक बच्चा एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है यहाँ पर। चलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रुप प्रोसेसिंग, की जो बच्चा है वो ग्रुप में रहकर काम करता है। चलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कि जब बच्चे साथ में मिलकर काम करते हैं तो उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं और बेहतर तरीके से वो काम कर पाते हैं। इसके बाद हर एक बच्चा इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि ग्रुप का काम तो होगा लेकिन हर एक बच्चा इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा अपने काम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेक्शन। अब जहां पर सारे बच्चे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो आपस में इंटरेक्शन तो उनका होगा ही होगा। बिना इंटरेक्शन किए कैसे कोई ग्रुप में काम कर सकता है? तो आपको ये सारे पॉइंट समझ आए। पहला कि सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दूसरा ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, जब मिलकर काम करते हैं तो कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हर एक बच्चा अपनी लर्निंग के लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ में मिलकर काम करने से इनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े यहाँ से, चलिए अब हम बात करेंगे आपकी कि एज अ टीचर आपका क्या रोल है इसके अंदर। आप जो है एक कोर लर्नर तो है, लेकिन कोर लर्नर के रूप में एकदम खाली थोड़ी ना बैठेंगे, कुछ ना कुछ काम तो भैया आप भी करेंगे। अब टीचर है, बच्चों पे बराबर नजर तो रखनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं हम आपकी कि आपकी क्या भूमिका है इस लर्निंग अप्रोच के अंदर। सबसे पहला कि जो टीचर है वो ऑब्जेक्टिव बनाता है कि सपोज मैंने आज बच्चों को पौधा लगाने वाला टास्क दिया है तो इसके पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस चीज से क्या सीखे। सबसे पहले क्या हुआ, आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट है कि बच्चों को काम करने में आप असिस्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे, आप तो एक को लर्नर है, आप तो बच्चे के साथ में मिलकर काम करेंगे, और जब आप बच्चे के साथ में मिलकर काम करेंगे तो आपको उन्हें सहायता यानी कि असिस्ट भी करना पड़ेगा। चलिए हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात हो गई। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को नॉलेज देंगे कि आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ सकती है। मतलब कि आप उनको गाइड करेंगे कि देखो अगर आपको प्लांट लगाना है तो आपको खाद चाहिए, आपको पेड़ चाहिए, आपको पौधे लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो आप उनके जो मटेरियल है उनको लिस्ट करेंगे, बेसिकली उनको लर्निंग में क्या क्या चीजें चाहिए आप उनके लिए उनको बताएंगे। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को अच्छे से इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे कि क्या प्रोसेस है उस चीज को करने का। कि चलिए आप सब सामान तो लिया है लेकिन पौधा लगाएंगे कैसे, पहले उसको खोदेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, पौधा लगाएंगे। बेसिकली क्या मतलब है मेरे समझाने का कि आप उनको पूरा इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरीके से उस काम को आपको करना है। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को ग्रुप्स बनाने में भी हेल्प करेंगे। कि ऐसा नहीं होगा अगर आपने बच्चों को बोल दिया ना ग्रुप बनाने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि अपने अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड में छूट जाते हैं। तो एज अ टीचर ये आपका काम है कि आपको हेटेरोजेनियस ग्रुप्स बनाने हैं जहां पर हर एक प्रकार की एबिलिटी का बच्चा एक ग्रुप में देखने के लिए मिल सके। क्लियर है इतना? आगे बढ़े यहाँ से। नेक्स्ट
कि बच्चों जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग का हम अप्रोच पढ़ रहे हैं, ये हर एक एबिलिटी वाले बच्चे के लिए सही है, क्योंकि इसमें क्या है, हम कैसे ग्रुप्स बनाते हैं जहां पर हर एक एबिलिटी का बच्चा एक ग्रुप में हो। अब जब एक ग्रुप में एवरेज बच्चा भी है, स्लो बच्चा भी है, फास्ट बच्चा भी है, तो सब मिलके साथ में सीखेंगे, तो क्या हुआ, ये हर एक एबिलिटी वाले बच्चे के लिए अच्छा मेथड है। अब इस मेथड से क्या होता है, परसेप्शन बढ़ता है। परसेप्शन मैंने आपको बढ़ाया था एक क्लास में कि परसेप्शन का मतलब होता है सोचने का या फिर देखने का नजरिया। अब सपोज मेरे साथ 4 बच्चे और काम कर रहे हैं, अब मेरे लिए बारिश का मतलब है कि नहीं कपड़े गंदे हो जाते हैं, दूसरे बच्चे के लिए मतलब है कि नहीं खेलने को मिलता है। तब क्या होगा, हम सब अपने परसेप्शन आपस में शेयर करेंगे। इसके बाद क्या होगा, शायद मुझे लगे कि नहीं वो सही कह रहा है कि बारिश में तो मजा आता है, कभी कभी कपड़े गंदे हो गए तो क्या बात है, लेकिन बारिश में तो असलियत में मजा आता है। तो यहाँ से क्या है, हमारा परसेप्शन भी डेवलप होता है, परसेप्शन भी चेंज होते हैं जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग के हिसाब से काम करते हैं। अब इसमें क्या है, सेल्फ एस्टीम, यानी कि जो बच्चों का आत्मसम्मान है वो बढ़ता है। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी लर्निंग के लिए, अपना असेसमेंट करने के लिए। अब बच्चा जब खुद से चीजों को करता है तो उसका अपने आप में आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ता है कि देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज करने के लायक हूँ। ठीक है, अगली बात है कि कभी कभी ये थोड़ा सा ना टफ रह जाता है। अब क्यों टफ रह जाता है, अभी जैसे हम एक ही वो एक ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, इसमें स्लो लर्नर भी है, फास्ट लर्नर भी है, एवरेज लर्नर भी है। अब क्या हुआ, जो फास्ट लर्नर थे और जो एवरेज लर्नर थे उन्होंने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, लेकिन जो स्लो लर्नर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया। तो उस मामले में क्या होगा, जो फास्ट लर्नर है और जो एवरेज लर्नर है उनकी लर्निंग पर भी फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये टीम मेंबर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है इतना आपको, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है सब बच्चों को। कोऑपरेटिव लर्निंग में आपको जितना भी पढ़ाना था सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपनी कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में। दोनों सेम है लेकिन मेजर डिफरेंस है, एक तो मैं आपको बता दिया है, अब दूसरे पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या था, भाई ये मेरा आइडिया है, ये तुम्हारा आइडिया है, मैं अपना आइडिया अपने काम में लगाऊंगी, तुम अपना आइडिया अपने काम में लगाओ, क्योंकि हमारा तो इंडिविजुअल काम अलग अलग है। लेकिन कोलैबोरेटिव में ऐसा नहीं होता। कोलैबोरेटिव में क्या होगा कि प्लांट लगाना है तो हर एक बच्चा प्लांट लेने जाएगा, हर एक बच्चा मतलब सब मिलके प्लांट लेने जाएंगे, सब मिलके खाद लेने जाएंगे, सब मिलके इक्विपमेंट लेने जाएंगे और फिर सब मिलके उस प्लांट को लगाएंगे। यानी कि हर एक काम को सारे बच्चे मिलकर करते हैं। और जब भी हम किसी भी काम को मिलकर करते हैं तो एक बच्चा अपना आइडिया देगा, दूसरा बच्चा भी अपना आइडिया देगा, फिर उससे मिलके क्या बनेगा, बेस्ट आइडिया बन जाएगा। यानी कि कहते हैं ना, एक की सोच एक की होती है, दो की सोच दो की होती है। यानी कि जितने ज्यादा माइंड्स हमारे पास होंगे उतने ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज हमारे पास आते हैं। क्लियर है इतना, चलिए। अब क्या हुआ यहाँ पर, दो या फिर दो से ज्यादा बच्चे आपस में मिलकर किसी भी काम को करते हैं। अब काम को तो करते हैं लेकिन कैसे, एक दूसरे की स्किल को और ज्यादा वो मतलब कि डेवलप करते हैं। सपोज मानिए कि मेरे पास स्किल है कि मैं अच्छी तरीके से खाद पसंद कर सकती हूँ, तो मैं दूसरे बच्चे को भी अपने साथ ले जाऊंगी, तो मैं उसको भी यही चीज सिखा दूंगी कि देखो खाद इस तरीके से पसंद की जाती है, तुम सीख लो। अगला क्या होगा, आपको आता है प्लांट अच्छी तरीके से पसंद करना कि कौन सा बीज अच्छा है, तो आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे, आप बोलेंगे कि देखो ये वाला बीज अच्छा होता है, ये वाला बेकार है। तो यहाँ से क्या हुआ, आप एक दूसरे की स्किल को और रिसोर्सेज को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप साथ में मिलकर काम करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि देखो मैंने ना लास्ट टाइम पौधा लगाया था और वो वाली खाद लाया था मैं, भाई बड़ी बेकार निकली थी, तुम मत लाना। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम साथ में मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे मेन था, जैसे वहां पर मेन क्या था कि हर एक बच्चा अलग अलग काम करता है, इसमें क्या है, हर एक बच्चा कॉमन काम करता है जिसमें सब एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होते हैं। सपोज हम प्लांट लेने गए तो हम सब एक दूसरे को अकाउंटेबल होंगे, सब हम एक दूसरे को जवाब देने के कहते हैं ना कि हाँ, जवाब देने का हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भैया ये काम क्यों खराब हुआ, हम तो ग्रुप में काम कर रहे हैं, अब जो भी काम करना है सबको मिलके आपस में सही तरीके से करना है। क्लियर है,
अब जैसे कि अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊं कि कुछ बच्चे हैं जो इंटरनेट के ऊपर, मतलब कि आप कहीं और बैठे, मैं कहीं और, या फिर सपोज हम एक ही लैपटॉप के साथ में 4 बच्चे बैठकर हम काम कर रहे हैं डैम टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, मैं भी बताऊंगी, रीना भी बताएगी, सीमा भी बताएगी, सब अपने अपने थिंकिंग बताएंगे कि देखो इसको हमें यहाँ से सर्च करना चाहिए, हमें ये इंफॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट में डालना चाहिए। तो ये क्या हुआ, आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक एग्जाम्पल हुआ, जहां पर सभी बच्चे साथ में मिलकर काम करते हैं। यही आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था कि some students are working together over the internet on the shared assignment। तो बच्चा ये कि यहाँ पर कौन सी लर्निंग अप्रोच की बात हो रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच की बात हो रही है या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला है, वर्किंग टुगेदर। मैंने यहाँ पर कहीं नहीं बोला ना कि इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जब इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं लिखा है तो इसका आंसर कोलैबोरेटिव ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि आप जब भी कोलैबोरेटिव लर्निंग कराते हैं तो आप इसमें असेसमेंट कैसे करते हैं। आप सपोज बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि 4 बच्चे किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो कन्वर्सेशन कैसे कर रहे हैं, आप उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा इसने ये वाला आइडिया दिया, अच्छा ये वाला आइडिया इसका था, अच्छा इसने बात नहीं मानी उसकी, तो आपने क्या किया, उनके कन्वर्सेशन को एनालाइज किया। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालाइज। ये भी यही होता है कि आप देखते हैं कि किसने कितना बेहतर तरीके से कोई काम किया। ठीक है। लास्ट ईयर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बना था कि आप कोलैबोरेटिव लर्निंग को कन्वर्सेशन एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू क्या चेक कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर यहाँ से देखने के लिए एग्जाम में मिले। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए अब हम मेन बात करेंगे दोनों डिफरेंस के बारे में, यानी कि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो बच्चों कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, यहाँ पर हर एक बच्चे को स्पेसिफिक रोल दिया जाता है, यानी कि टीचर बताती है कि तुम पौधा लेकर आओगे, तुम खाद लेकर आओगे, तो क्या हुआ, हर एक बच्चे का अलग अलग काम है। लेकिन जबकि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है वहां पर वो सारे एफर्ट्स यानी कि सारे काम आपस में एक साथ मिलकर करते हैं, यानी कि ग्रुप के हिसाब से काम होता है। यहाँ पर टीचर काम को नहीं बांटती है। अगला है कोऑपरेटिव लर्निंग में जो टीचर है वो बच्चों को बताती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या है, स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि हमें किस तरीके से उस काम को पूरा करना है या किस तरीके से काम बेहतर तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग में जो टीचर है वो ऑब्जर्व करती है और सुनती है, और अगर उसे कहीं लगे कि मुझे यहाँ पर बीच में बोलना चाहिए तो वहां पर टीचर बीच में जाके बोलती भी है। लेकिन जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है वहां पर टीचर मॉनिटर नहीं करती, वहां पर टीचर बस जब ही आएगी जब बच्चे ग्रुप क्या के बोल के लाएंगे कि मैम हम यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आप प्लीज हमें गाइड कीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद उनका इवैल्यूएशन होता है और असेसमेंट होता है। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, साथ साथ बच्चे अपना खुद ही असेसमेंट और इवैल्यूएशन करते रहते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग में, अब मैंने क्या बताया था, सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। लेकिन कोलैबोरेटिव में सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, हर एक के ग्रुप एफर्ट पे डिपेंड करती है कि ग्रुप में सबने मिलकर कितने अच्छी तरीके से काम किया है। क्लियर है आपको कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव के बीच में डिफरेंस। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कोलैबोरेटिव लर्निंग के बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि नफा और नुकसान हर एक चीज के होते हैं। सबसे पहला यही सेम पॉइंट जो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर बहुत सारे तरीके के बच्चे, एबिलिटी के बच्चे, कास्ट के, रेस के, कल्चर के आपस में मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी की नॉलेज होती है। और जब बच्चे इतने सारे प्रकार के एक साथ काम करेंगे तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि जो व्यक्तिगत आपके मतभेद होते हैं उनको स्वीकृति मिलती है, यानी कि हर एक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस की रिस्पेक्ट की जाती है कि चाहे आप किसी भी प्रकार से अलग हैं लेकिन आप सब हमारे लिए एक समान हैं। और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट होगा, उनकी जो रिलेशंस हैं वो सुधरेंगे, उनका बॉन्ड अच्छा बनेगा।
और यहाँ पर क्या होता है, बच्चा खुद लर्निंग करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो क्या हुआ, बच्चा यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है लर्निंग में और खुद ही टाइम टू टाइम ये फीडबैक एक दूसरे को देते रहते हैं कि देखो ऐसे गलत हुआ या फिर काम ये इस तरीके से होना चाहिए था। क्लियर है। अब लास्ट ईयर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बना था कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में क्या बात सही है, कि क्या इससे इंटरपर्सनल डेवलपमेंट होता है या फिर क्या इससे स्टूडेंट इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में। तो यहाँ पर आपके ये दोनों पॉइंट्स वहां पर सही थे। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग हमने दोनों को बिल्कुल डिटेल में समझ लिया है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे दोनों कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि मैम मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो वो टॉपिक जो है आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए, अब हमारा जो एवरीडे का रिचुअल है, अब हम छोटा सा क्विज राउंड रखेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ और आप सब उनका जवाब करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और आंसर किस तरीके से करना है, फॉर्मेट याद है ना, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन एंड देन वो ऑप्शन क्या था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। क्वेश्चन नंबर 1, अनुराधा एक ज्योग्राफी की टीचर है, ठीक है। वो अपनी क्लास में मैप का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी क्लास में 5 ग्रुप्स बना दिए और हर एक ग्रुप को उन्होंने काम दिया कि सपोज एक ग्रुप में जो हर एक बच्चा है वो अलग अलग मैप का पीस बनाएगा, यानी इंडिविजुअल बच्चा जो है मैप का पीस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी लर्निंग की बात हो रही है, ऑप्शन ए कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑप्शन सी एक्टिविटी लर्निंग, ऑप्शन डी डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग। क्लियर है, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल एक इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी क्लास में बोला कि आपको मुझे एक रिपोर्ट राइटिंग लिख के देनी है अबाउट कोरोना वायरस। उन्होंने एक ग्रुप बनाया 5 बच्चों का, सेम इन्होंने जैसे अनुराधा ने बनाया था। तो उन्होंने बोला कि आपको एज अ ग्रुप काम करना है, यानी कि सबको मिलकर जो है उस रिपोर्ट को तैयार करना है और मैं आपको एज अ ग्रुप ही जज करूंगा। तो यहाँ पर कौन सी लर्निंग की बात हो रही है, सेम ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन ए कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑप्शन सी एक्टिविटी लर्निंग एंड ऑप्शन डी है आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभी मैं आपको 4 पॉइंट्स दूंगी, आपको बताना है कि कौन सा इन पॉइंट्स में से कोऑपरेटिव लर्निंग का एडवांटेज नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए है कि कोऑपरेटिव लर्निंग की वजह से बच्चों को डाइवर्सिटी की नॉलेज होती है। ऑप्शन बी है कि कोऑपरेटिव लर्निंग की वजह से बच्चों की स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। ऑप्शन सी है कि कोऑपरेटिव लर्निंग की वजह से बच्चों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होता है। एंड ऑप्शन डी है कि कई बार हो सकता है अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि कई बार हो सकता है कि हर एक बच्चा पूरी मेहनत से काम ना करे, अरे भैया वो तो कर ही रहा है तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 है आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 4, कोलैबोरेटिव लर्निंग किसके ऊपर बेस है, ठीक है। ऑप्शन ए ये बिहेवियरिज्म पे बेस है, ऑप्शन बी ये कॉग्निटिज्म पे बेस है, ऑप्शन सी ये सोशियो कल्चरल पे बेस है, या फिर ऑप्शन डी ये ह्यूमनिज्म पे बेस। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि मैं आपको अभी 4 पॉइंट्स दूंगी, ठीक है। इसमें से कौन सा कोलैबोरेटिव लर्निंग से रिलेट नहीं करता है।
ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी कोलैबोरेशन, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी एंड ऑप्शन डी कॉन्साइन। क्लियर है? चलिए इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप सभी करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर मैं चेक करूंगी कि कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर किसका कहाँ पर नॉलेज में गैप रह गया है। तो चलिए बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं तक खत्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, प्लस अपने नोन में इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अब हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।